अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए कंडीशंस ये हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे इसका मतलब ये होता है कि वो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। मतलब कम्यूटेटिव लॉ अगर है, ये एसोसिएटिव लॉ है तो उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स हैं, उसकी बात मैं अगर कर रहा हूं तो मान लो कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये है और इस वेक्टर में ये वाला वेक्टर मैं ऐड कर दूं ऐसा, तो ये O है, ये A है, ये B है। तो अगर OA में AB ऐड किया गया है, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर कह दूं, मान लो A1, या इसको A वेक्टर कह दूं और इसको B वेक्टर कह दूं, तो A प्लस B वेक्टर ऐसा हो जाएगा। तो A प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये OB वेक्टर हो गया है। अगर मैं B वेक्टर में A वेक्टर ऐड कर दूं, मतलब B वेक्टर मैं यहां पर रख लूं ऐसा, इसको शिफ्ट किया जा सकता है, और A वेक्टर में ऐसे ऐड कर दूं, तो B वेक्टर में A वेक्टर अगर ऐड किया जाए तब भी OB वेक्टर आ गया। तो B A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A ऐसा हो रहा है। इसका मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है उसको वेक्टर की कैटेगरी में हम रखते हैं। ये वेक्टर की कैटेगरी में आता है, ये वेक्टर की कैटेगरी में आता है। अब हमें देखना है कि क्या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी ऐसी कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो उसमें एक पहले मैं इलस्ट्रेशन करता हूं, आपको बताता हूं कि मान लेते हैं ये एक बुक है ना, ये बुक है। तो जैसे यहां पर हम दो तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, एक बार यहां डिस्प्लेस किया है, फिर यहां पर डिस्प्लेस किया है, फिर दूसरी बार इसका इनवर्स मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, दूसरा वेक्टर प्लस पहला वेक्टर। ऐसे ही इस बुक को मैं दो बार एंगुलर डिस्प्लेस मतलब इसको रोटेट कराऊंगा और ऑर्डर चेंज करके देखूंगा क्या ये बुक उसी ओरिएंटेशन में आती है। अगर आ गई है तो वेक्टर कैटेगरी में रखा जाएगा, नहीं आती है तो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये बुक आपको दिख रही है। इस बुक को सबसे पहले मैं यहां से इस एक्सिस के अबाउट, एक एक्सिस मान लो यहां पर है जो भी इस लाइन से है, इसको पहले मैं इस तरीके से यहां से अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाने जा रहा हूं। तो ऊपर से देखने पर ये मान लो y एक्सिस है, ये x है और ये z है, x है ना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x मान लेते हैं इधर की तरफ, ये x है, ये y है और ये z है। तो पहले मैं इसको y एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमाने जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। तो y एक्सिस के अबाउट जब मैंने 90 डिग्री घुमाया ऐसा, ये θ1 मैंने कह दिया। तो इस बुक को मैंने y एक्सिस के अबाउट पहली बार घुमाया तो ये θ1 है, मतलब ऐसी ये ओरिएंटेशन आ गई। अब मैं इसको अगर z एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, है ना, z एक्सिस के अबाउट घुमा दूं, इस अगर मेरे देखने से क्लॉकवाइज घुमा दूं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर z एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए तो ऐसे हो गया। तो बुक अभी आपको दिख रही है कि इस टाइप ओरिएंटेशन में आ गई है। फिर से मैं आपको समझा दूं कि पहले ये बुक ऐसी है, इसको y एक्सिस के अबाउट ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने घुमाया, तो ऊपर से देखने पर मैंने घुमाया पहले θ1, फिर ऐसे घुमाया और फिर इसको z एक्सिस के अबाउट घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हो गया। तो θ1 प्लस θ2 मतलब फिर से मैंने क्या किया, ऐसे घुमाया फिर ऐसे घुमाया, तो ये आपको इस पोजीशन में बुक दिख रही है। इसमें पीछे वाला पेज ऊपर है और फ्रंट वाला पेज नीचे है, θ1 प्लस θ2। अब इसी बुक को मैं रिवर्स ऑर्डर में घुमाने जा रहा हूं, मतलब θ2 प्लस θ1। तो θ2 क्या था, z एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं z एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये बुक ऐसी हो गई। अब फिर y एक्सिस के अबाउट, है ना, ये y एक्सिस के अबाउट हमें घुमाना था एंटी क्लॉकवाइज, तो y एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाऊंगा तो अब बुक ऐसे आ गई। तो θ2 प्लस θ1 करने पर ये बुक उसी ओरिएंटेशन में नहीं है जो θ1 प्लस θ2 करने पर जिस ओरिएंटेशन में थी, है ना। फिर से मैं आपको दिखा दूं, एक बार एक फाइनली देख लीजिए कि इसको y एक्सिस के अबाउट मैंने ऐसे घुमाया था फिर ऐसे घुमाया था, तो ये बुक आ गई थी। अब फिर इसको मैं चेंज अगर कर रहा हूं, अगर मैं इसको z एक्सिस के अबाउट पहले घुमा दूं,
और फिर y एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो ऐसी आ रही है। तो अभी जो बुक है ये वर्टिकल प्लेन में है, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में आई थी। तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारी जो ओरिएंटेशन है वो θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू थीटा, मतलब जो हमने घुमाया है इसको θ1 90 डिग्री अबाउट y एक्सिस प्लस θ2 90 डिग्री अबाउट z एक्सिस, दिस इज नॉट इक्वल टू, अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दें तो ये चीज अगर नहीं हो रही है तो इसको हम अभी वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट तो काफी ज्यादा है 90 डिग्री है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो ये तो इलस्ट्रेशन की बात हो गई कि हम इलस्ट्रेट करके ऐसे बता रहे हैं कैसा होगा। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिकल प्रूव करने के लिए एक इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं, तो उसको हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स से कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई ये हमारा एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मैंने मान लिया। अब इसमें क्या है कि मान लो एक वेक्टर ऐसा ओरिजिन से a लेंथ का एक वेक्टर पड़ा हुआ है, ऐसा a लेंथ का एक वेक्टर ऐसा पड़ा हुआ है ना। ये कोई वेक्टर है, इसको मैंने कह दिया अभी कि इस वेक्टर का नाम मैंने कुछ कह दिया ए आई कैप, जैसे दिख रहा है एक्स एक्सिस की तरफ ये वाला वेक्टर हो जाएगा, ये तो सबको पता है ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं दो तरीके से रोटेट करूंगा, दो तरीके से रोटेट करता हूं। एक बार मैं क्या कर रहा हूं कि इस वेक्टर को मैं अगर z एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल रोटेट करूंगा, तो ये जो वेक्टर है ना, अगर z एक्सिस के अबाउट, मतलब ये एक्सिस हो गई, तो z एक्सिस के अबाउट अगर मैं थीटा एंगल रोटेट करूंगा तो वेक्टर ऐसा हो जाएगा, यहां पर कहीं आ जाएगा। अगर मैं इसको थीटा एंगल रोटेट कर दूं इस वेक्टर को, तो ये वेक्टर यहां कहीं आ गया, ऐसे θ1 एंगल में रोटेट कर दिया, θ1। तो ये जो वेक्टर x एक्सिस के अलाउंग पड़ा हुआ था, x एक्सिस को मैंने z एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, तो ये xy प्लेन में आ गया। तो लेंथ वही है, लेंथ a है, लेंथ वही है। तो जब हमने ये जो वेक्टर है, वेक्टर इज रोटेटेड about z axis anticlockwise by an angle θ1। तो उसके बाद अब जो वेक्टर बन गया उसको अगर मैं a डैश वेक्टर कहूं तो चेंज हो गया ना डायरेक्शन, तो a डैश वेक्टर क्या हो गया, देखो इसको लिखा जा सकता है a cos θ1 i कैप प्लस a sin θ1 j कैप, ये लिखा जा सकता है। मैं इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो पहली बार घुमाने के बाद ये वेक्टर हो गया। दूसरी बार अब मैं इस वेक्टर को, जो वेक्टर हमारा y एक्सिस है, इस प्लेन में है ना, ये जो वेक्टर है इसको मैं अब y एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, y एक्सिस के अबाउट, मान लो y एक्सिस के अबाउट इधर के बाहर की तरफ घुमा देता हूं। तो ये जो वेक्टर को घुमाओ या उसके कंपोनेंट्स को घुमाओ। अब जो दूसरी बार क्या है कि जो वेक्टर हमारे पास है ये वाला a डैश वेक्टर, इसको मैं घुमाने जा रहा हूं। नाउ दिस वेक्टर a डैश वेक्टर is rotated about y एक्सिस, मैंने कह दिया कि y एक्सिस के अबाउट by an angle θ2, ये मैंने बता दिया। तो अब जो वेक्टर बना उसको मैंने a डबल डैश कह दिया। तो बात समझने वाली बात यह है कि ये वेक्टर क्या होगा, तो इस वेक्टर को घुमाएं या कंपोनेंट्स को घुमाएं, बात एक ही है भाई, वेक्टर अपने कंपोनेंट से मिलकर ही बना होता है। तो इस वेक्टर को घुमाने से थोड़ा सा वो स्पेस में आ जाएगा, तो उसको एनालाइज करने के बजाय अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देख लें कि कैसे घूमता है तो उससे आसानी होगी। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है उसका एक कंपोनेंट आई कैप की तरफ है, दूसरा कंपोनेंट जे कैप की तरफ है। तो जो कंपोनेंट जे कैप की तरफ है, जो वेक्टर जे कैप की तरफ है, उसको जे कैप के अबाउट घुमाओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ये वेक्टर जे कैप की तरफ है, इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो उसके ओरिएंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो ए डैश वेक्टर को अगर हम y एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं
तो उसके कंपोनेंट इस कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये जो ये वाला एक्सिस है ना, इसको अगर हम घुमा लेंगे, अगर मैं इस एक्सिस को घुमाऊंगा, वाई एक्सिस के अबाउट मान लो घुमा रहा हूं, तो ये जो कंपोनेंट है ये वाईजेड प्लेन में आ जाएगा कहीं, ये वाईजेड प्लेन में कहीं आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये एक्सजेड प्लेन में, सॉरी एक्सजेड प्लेन में आ जाएगा कहीं, ये ऐसा कहीं आ जाएगा एक्सजेड प्लेन में। तो ये घूम करके ये जो कंपोनेंट है इस वेक्टर में कहीं ऐसा इस प्लेन में कहीं आ गया। तो मान लो मैंने इसको θ2 घुमा दिया है ऐसे, θ2। तो अब ये क्या हो गया, अब फाइनल अगर वेक्टर हम लिखना चाहें, अगर हम फाइनल वेक्टर लिखना चाहें तो क्या होगा, देखो फाइनल वेक्टर के लिए ए डबल डैश क्या होगा कि हमारा जो ए cos थीटा कंपोनेंट है, ये ए cos थीटा लेंथ का है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ए cos थीटा 1 cos थीटा 2 आई कैप, है ना। ए cos थीटा ये है, इसका भी कंपोनेंट cos थीटा 2 आई कैप प्लस ए cos थीटा 1 sin थीटा 2 जे कैप। और जो हमारा ये वाला कंपोनेंट था ये तो इंटैक्ट पड़ा हुआ है, तो इसको ऐड कर देंगे, तो प्लस ए साइन थीटा 2 ए साइन थीटा 1 जे कैप, ये के कैप होगा, ये के कैप होगा। देखो फिर चेक कर लो, ये जो हमारा एक्सजेड प्लेन में है ना ये वाला कंपोनेंट, ये जो ए cos थीटा 1 है ना, वो एक्सजेड प्लेन में आ गया है। तो एक्सजेड प्लेन में है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा जेड एक्सिस की तरफ। तो ये हमारा फाइनल वेक्टर हो गया। जब हमने ए आई कैप वेक्टर को दो तरीके से घुमाया, एक θ1 एंगल से घुमाया, दूसरा θ2 एंगल से घुमाया, तो ऐसा घुमाने के बाद ये फाइनल वेक्टर हमें मिल रहा है। अब मैं इसी डिस्प्लेसमेंट के ऑर्डर को रिवर्स करने जा रहा हूं। तो हमारे पास इनिशियल वेक्टर क्या था, ए आई कैप था, ये वेक्टर था। अब इसको हम चलो घुमाने जा रहे हैं, कैसे, इसको रोटेट हमने कर दिया, दिस इज रोटेटेड, दिस वेक्टर इज रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस, पहले आप उल्टा कर देता ना, वाई एक्सिस बाई एन एंगल θ2। तो अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दें तो हमारा ये वाई एक्सिस को घुमाएंगे तो एक्सजेड प्लेन में आ गया, θ2 मैंने घुमा दिया तो एक्सजेड प्लेन में आ गया। तो जो वेक्टर आप बनाइए, जो वेक्टर आप बना वो एक्सजेड प्लेन में है, तो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक जेड वाला कंपोनेंट होगा। तो ए cos थीटा 2 आई कैप प्लस ए साइन थीटा 2 के कैप, ये कंपोनेंट आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को फिर से दिस वेक्टर इज रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस बाई एन एंगल θ1, है ना। तो फिर से वही लॉजिक, जेड एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो जो ए डैश वेक्टर है उसका जो जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है वो घूमेगा ही नहीं, बाकी दूसरा कंपोनेंट घूम जाएगा। दूसरा कंपोनेंट आई कैप की तरफ है, तो आई कैप की तरफ अगर वेक्टर है कोई, ये ऐसा वेक्टर है और जेड एक्सिस के अबाउट घुमा दिया जाए θ1, तो एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा। तो इस जो आई कैप वाला कंपोनेंट है, इसके दो आई कैप वाला कंपोनेंट है, इसके फर्दर दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो फाइनली हम अगर ए डबल डैश वेक्टर लिखें तो क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स एक्स वाई प्लेन में, तो ए cos थीटा 2 cos थीटा 1 आई कैप प्लस ए cos थीटा 2 sin थीटा 1 जे कैप प्लस ये तो इंटैक्ट पड़ा हुआ है ए sin थीटा 2 के कैप, ये पड़ा हुआ है फाइनली। तो कुल मिला के अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स है इसको जब हमने दो अलग अलग तरीके से घुमाया, एक बार वाई एक्सिस के अबाउट फिर जेड के, फिर उसी को उल्टा कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल वेक्टर है उसमें डिफरेंस है। देखो ये जो पहली बार जो घुमाने के बाद वेक्टर मिला था उसमें आई कैप का कोफिशिएंट तो सेम है, ए cos थीटा 2 cos थीटा 1, ये तो सेम है भाई, ये वाला कंपोनेंट सेम है। लेकिन जे कैप का कंपोनेंट क्या है, जे कैप में यहां सिर्फ ए साइन
θ1 था और यहाँ पर a cos θ2 sin θ1 है, तो ये कंपोनेंट चेंज्ड है और k कैप वाला कंपोनेंट भी चेंज्ड है, तो ये भी चेंज्ड है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट करें, ट्रांसलेट ना करें दो तरीके से, है ना, तो जो फाइनल वेक्टर है वो चेंज नहीं हो, तो इस तरीके से ये वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई दो तरीके के ऑर्डर को चेंज करने, अगर किसी वेक्टर को घुमाने का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो फाइनल वेक्टर वो सेम नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं होगा, तो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखते। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पेशल बात क्या है समझना है कि अगर मैं ये लिख दूं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत कम है, मतलब θ1 टेंड्स टू 0 और θ2 ये भी अगर बहुत कम हो, अगर ये दोनों बहुत कम होते हैं तो बहुत कम होंगे, तो हमको ये पता है कि अगर दोनों एंगल्स बहुत कम हो तो क्या होता है कि अगर θ1 भी बहुत कम हो, θ1 टेंड्स टू 0 और θ2, ये अगर एक स्पेशल कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन लगा दिया जाए तो आपको पता है कि cos θ1 टेंड्स टू 0, मतलब ये cos 0 की तरफ टेंड करेगा और ये 1 को टेंड कर जाता है, और sin θ1 जब टेंड करता है ना, sin θ, अगर θ की वैल्यू बहुत कम है तो ये θ को टेंड कर जाता है, ये हमें पता है, लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं ये कंडीशन यूज करूं तो ये जो वेक्टर है ना, a डबल डैश वेक्टर जो है पहली बार में, वो क्या हो जाएगा, a इंटू वन a I कैप, और यहां से cos θ1 तो 1 हो जाएगा और sin θ2 हो जाएगा, तो प्लस j कैप का देखो a θ1 j कैप प्लस a θ2 k कैप। तो अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो छोटा डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो पहली बार जो घुमाने से ऐसा हमें वेक्टर मिल गया। अब इधर देख लेते हैं क्या होगा भाई। तो ये जो हमारा दूसरी बार जो वेक्टर आया था, इसको अगर हम देखें और θ1 θ2 दोनों को बहुत छोटा करके देखें तो ये दोनों a I कैप हो जाएगा और प्लस a cos θ1 इंटू a θ1 j कैप हो जाएगा प्लस a θ2 k कैप हो जाएगा। तो अब देखो a I कैप a θ1 j कैप a θ2 k कैप, ये हो गया। तो अभी क्या है, अब कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल एंगल का हो, मतलब इतना स्मॉल कि टेंडिंग टू 0 हो, तो उसको हम वेक्टर की कैटेगरी में मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको वेक्टर की कैटेगरी में हम नहीं मानते। ये हमने इलस्ट्रेशन के थ्रू भी प्रूव कर दिया और मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। अच्छा, ये देखते हैं, अगर मैं ये दूसरी बात प्रूव करना चाहूं कि इस बुक को अगर मैं बहुत छोटे एंगल के लिए चेंज कर रहा हूं तो क्या होगा। जैसे ये बुक ऐसी रखी हुई थी, अगर इसको y एक्सिस के बाद घुमाया जाए तो ऐसे मैंने घुमाया हल्का सा, और इसको z एक्सिस के बाद घुमा तो ऐसे घुमा दिया, तो ये बुक इसी कंडीशन में रही। अब इसका उल्टा करो, z एक्सिस के बाद पहले घुमा दो फिर y की तरफ घुमाओ, तो बहुत चेंज नहीं आएगा इसमें, जो भी चेंजेस है वो दिख नहीं पाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन में एप्रिशिएबल चेंज नहीं होगा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बहुत कम है, और इसका जो अगर फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है तो काफी चेंज आएगा। सो दिस इज द कंक्लूजन ये है कि फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। लेकिन अगर इनफाइनिटी वो बहुत कम है ना, बहुत कम डिग्री के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कम वैल्यू के, तो उसको वेक्टर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। धन्यवाद।